हेलो बच्चा लोग। क्लास 10th ओवर हो चुकी है एंड अब नेक्स्ट क्लास 11th। क्लास 10th में आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, डेट इज फिजिक्स। एंड क्लास 11 की फिजिक्स में आपके वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 टोटल 2 बुक्स हैं। स्टूडेंट्स को जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो काफ़ी टफ लगता है। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर सिद्धार्थ गुप्ता। मैं यहाँ पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल एडू लैंटर्न इसके थ्रू आपको ऐसे वीडियो लेक्चर्स डिलीवर करूंगा जिसमें आप बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव तरीके से फिजिक्स को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। जो फिजिक्स के जो यूजुअली कॉन्सेप्ट्स को स्टूडेंट्स बुक्स में पढ़ के बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं, तो आप लोग उन सभी कंसेप्ट्स को आप बहुत ही इजी तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। सो बच्चा लोग 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा देखते हैं। सो बेसिकली वी हैव 10 यूनिट्स। सो चैप्टर 1 इज़ द फिजिकल वर्ड एंड चैप्टर 2 इज़ द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो फिजिकल वर्ड में तो नॉर्मल आपका जो फिजिक्स की डेफिनेशंस हैं या एक्चुअली फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसका ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू जो है वो आपको बताया जाएगा। एंड क्लास 11th एंड 12th में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उसका प्रॉपर आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो आपका चैप्टर है उसमें बेसिकली कि आप यूनिट्स क्या होती हैं, किस तरीके से आप मेजर्ड करते हैं, आपकी डराइव यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा। बेसिकली आपकी जो मेन फिजिक्स है वो आपका चैप्टर 2 से ही स्टार्ट होती है, बट यू आर द न्यू कमर्स, तो मैं आपका चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करूँगा। एंड यूनिट सेकंड आपका काइनेमेटिक्स है जिसमें आप मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन के बारे में आप ब्रीफ में या डिटेल में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट थर्ड यूनिट इज़ द लॉज ऑफ मोशन। आप लोगों ने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बताना मैं भूल गया था, तो क्लास 11th का जो भी सिलेबस है आपका वो क्लास 9th का ही डिटेल्ड वर्जन है। ओके। एंड जो क्लास 12th का जो आपका सिलेबस है वो आपका क्लास 10th का डिटेल फिजिक्स का वर्जन है। तो नेक्स्ट इज द यूनिट 4। यूनिट 4 इज द वर्क एनर्जी पावर जिसमें आप एक ही चैप्टर है। एंड यूनिट 5th इज द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी जिसमें भी सिर्फ आपका एक ही चैप्टर कवर किया जाएगा। एंड द यूनिट 6 इज द ग्रेविटेशन जो कि ऑब्वियसली आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। तो यूनिट 7 इज बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। यहाँ से आपका यूनिट 7 से आपका मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाती है। तो मैकेनिक्स में आपका बेसिकली 3 ये चैप्टर्स हैं। देन थर्मोडाइनेमिक। थर्मोडाइनेमिक जो आपका चैप्टर है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बहुत टिपिकल भी लगता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू जस्ट कवर इट इन एज ईजी वे एज पॉसिबल। और नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 9th जिसमें आप परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के बारे में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट चैप्टर इज़ द वेव्स। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट में आपका सबसे पहले तो फिजिकल वर्ड, इसमें आपका फिजिक्स का ओवरव्यू दिया जाएगा, स्कोप एंड नेचर ऑफ फिजिकल लॉज क्या होते हैं। नेक्स्ट इज द यूनिट चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में आपको मैंने बता ही चुका हूँ कि यूनिट्स एंड द मेजरमेंट्स हैं। इसमें आप यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल डराइव यूनिट्स, लेंथ, मास एंड डायमेंशनल क्वांटिटीज़ किस तरीके से आप निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हैं। ओके, सो नाउ जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैप्टर फर्स्ट इज द फिजिकल वर्ल्ड। इफ़ यू टॉक अबाउट फिजिक्स, आप लोगों ने क्लास 9th में, 8th में भी फिजिक्स पढ़ी हुई, 10th में भी पढ़ी हुई है। बट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फिजिक्स? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ओके, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, इट इज फिजिक्स। आप नेचर के बारे में जो भी पढ़ते हैं और नेचर में जो भी फिनोमिना अकर होते हैं उन सब के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या लॉज हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द नेचर, नेचर अराउंड अस इज कलरफुल एंड डाइवर्स। कलरफुल मीन्स व्हाट? कि नेचर में सैंड भी है, आपका वाटर भी है, फाउंटेन भी है, एयर भी है, विंड भी है, आपका रेनबो भी है। एंड डाइवर्स मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ वेराइटी इन नेचर। ओके, so it contains phenomena of large varieties.
हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन रबिंग। नाउ आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं, सो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड द न्यूक्लियस। के हैव यू एवर इमेजिन कि सन में से जो आपकी एनर्जी आती है उसका सोर्स क्या है, कैसे सन में से इतनी ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है। एंड न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो भी आपका इसी के फिनोमेना। तो जितने भी आप नेचुरल फिनोमेनाज अपने आसपास देख रहे हैं उनके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है उनका। सो ऑल दीज डिफरेंट इवेंट्स इन नेचर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉज। ओके, जितनी भी ये सारे के सारे वेराइटीज हैं इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉ है आपका। एंड revealing these laws of nature from the observed event is called as the physics। ये जो आपके फिजिक्स के कंसेप्ट हैं, तो जो भी मैंने आपको बताया कि बेसिक इसमें क्या है कि लॉज कैसे बनते हैं, साइंटिस्ट हैं वो कैसे कोई लॉ प्रॉपर बनाते हैं। तो उसके लिए हम जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, और इसके अलावा फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री, tides in a sea on a full moon night। All these events can be explained if we know what। इन तीनों फिनोमेना को हम सिर्फ तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब दो लॉ आपने प्रॉपर तरीके से स्टडी किया हो। वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द सेकेंड लॉ इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब इससे शायद आप मेरी जो मैंने इससे पहले आपको एक फ्लो चार्ट बताया था, एक जो आप उसको अब इससे शायद आप कुछ समझ सकते होंगे कि ये आप लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये तीनों क्या है बेटा, ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये तीनों हैं आपके क्या इवेंट्स हैं, ये आपके नेचुरल इवेंट्स हैं। और इन नेचुरल इवेंट्स को जिस तरीके से ये इवेंट्स अकर हुए उसके अकॉर्डिंग न्यूटन ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके टू लॉज दिए। नाउ the great physicist Dr. R.P. Feynman has given a wonderful description for understanding the nature। डॉक्टर आर.पी. फेनमैन ने नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक चेस गेम थ्योरी दी। उन्होंने एक ये कंसेप्ट निकाला कि लेट सपोज कि आपको चेस खेलना नहीं आता है, दो लोग आपके सामने चेस खेल रहे हैं एंड आप वहाँ बैठकर उन दोनों के गेम को आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि आपको चेस खेलना नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे कि जिस तरीके से वो दोनों प्लेयर्स अपने अपने मूव्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या तो आप वहाँ बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड ऑब्जर्व करते करते, हालांकि आपको कुछ पता नहीं है चेस के बारे में, लेकिन ऑब्जर्व करते करते आप अपने माइंड में कुछ रूल्स बना लेंगे। और वो रूल्स कैसे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो प्लेयर ए है वो एलिफेंट को चल रहा है, मीन्स उसके वो भी एलिफेंट या हाथी को चल रहा है, तो हाथी यूजली क्या चीज़ चलता है, आपका स्ट्रेट चलता है। तो आपके माइंड में ये चल जाएगा ये जो आपका प्लेयर है ये हमेशा स्ट्रेट चलता है। एंड सिमिलरली जो आपका प्लेयर बी है, अगर लेट सपोज वो किसको चल रहा है, वो आपका कैमल चल रहा है, ऊँट को चल रहा है, तो कैमल जो है वो हमेशा कैसे चलता है, वो आपका हमेशा डायगोनल चलता है, तिरछा चलता है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने उस इवेंट्स को आपने पहले विजुलाइज किया, आपने वॉच किया, एंड वॉच करके उनके एक पैटर्न के थ्रू आपने एक अपने माइंड में लॉज बना दिए, आपने कुछ रूल्स बना दिए। ठीक है। सो डॉक्टर आर.पी. फेनमैन ने क्या किया था, डॉक्टर आर.पी. फेनमैन ने भी नेचर के अकॉर्डिंग इस पूरे लॉ को कंपेयर करके कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए। सो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या दिया था कि द नेचर अराउंड अस इज लाइक अ बिग चेस गेम प्लेड बाय द नेचर। मीन्स आप ये इमेजिन कीजिए कि जो नेचर है वो एक गेम खेल रहा है, और वो गेम क्या है, वो है आपका एक चेस गेम। नेचर एक तरीके का चेस गेम खेल रहा है। एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, द इवेंट्स इन द नेचर आर लाइक द मूव्स ऑफ द ग्रेट गेम। जो भी आपके नेचर में, जो भी आपकी प्रकृति में जो भी इवेंट हो रहे हैं, कि चाहे विंड चल, चाहे हवा चल रही है, चाहे झरना बह रहा है आपका, चाहे सन निकल रहा है, तो कोई भी इवेंट हो रहा है, तो वो जो भी इवेंट आपके नेचर में आकर हो रहा है वो आपका दीज आर लाइक द मूव्स ऑफ द ग्रेट गेम। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, we are allowed to watch the events of nature and guess at the basic rules according to which events take place। अब आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ नेचर में जो जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कॉन्शियसली वॉच करना है, देखना है, समझना है, एंड आपको उसके अकॉर्डिंग गैस करना है। सिंस फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, इट इज रियल and no one has been given the authority to frame the rules of physics।
इसका मतलब ये है कि कभी भी आप फिजिक्स में किसी भी रूल को अपने अकॉर्डिंग या हाइपोथेटिकली फ्रेम नहीं करेंगे. इट शुड बी वेरी वेरी लॉजिकल. सो वी ओनली डिस्कवर द रूल्स डेट आर ऑपरेटिंग इन नेचर. इनके हमको सिर्फ वही रूल्स को डिस्कवर करना होता है जो एक्चुअली में नेचर में ऑपरेट करते हैं एंड जिसकी वजह से कोई नेचर में कोई भी इवेंट अपेयर होता है. सो इसके पीछे में एक एग्जांपल्स देखते हैं. सो यू ऑल आर aware about these scientists like the great Aryabhat, the great Newton, the great Einstein as well as the great physicist Dr. Feynman. जो आपके साइंटिस्ट थे लाइक आर्यभट्ट, न्यूटन, आइंस्टीन, फेनमैन, इन्होंने उस टाइम जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस उस टाइम अवेलेबल थी उनके पास में, चाहे मैथमेटिक्स के थ्रू ले लो, चाहे जो भी ऑब्जर्वेशंस उनके पास अवेलेबल थी उस टाइम फ्रेम में, उन्होंने उस ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेटर गैस किया. एंड गैस करने के बाद जो भी लॉजिस्टिक्स उनके पास आए, जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन उनके पास निकला, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लॉस को फ्रेम किया. उन्होंने जो कुछ किया वो हाइपोथेटिकल नहीं था, उसके पीछे उनकी बहुत सालों की रिसर्च थी. ओके. एंड जिसके थ्रू उन्होंने उस सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग वे में उन्होंने आज हमारे सामने प्रेजेंट किया एंड जिसको हम आज तक फिजिक्स की अपनी बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं. बट देयर कैन बी ए न्यू फिनोमिना अराइज एनी डे. एंड वॉट मतलब कि आज के आने वाले टाइम में कभी भी कोई भी एक नया फिनोमिना या फिजिकल फिनोमिना अराइज हो सकता है. एंड इफ द रूल्स डिस्कवर्ड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट will be not able to explain those phenomena, then what will happen? Then no one will hesitate to change the rules. What does it mean? कि अगर आने वाले टाइम में कुछ ऐसे फिनोमिनाज अगर होते हैं जिन फिनोमिनाज में जो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये लॉज ऑलरेडी बना चुके हैं वो लॉज फिट ना बैठें, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में न्यू थ्योरीज या न्यू रूल्स को हमको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा एंड जो पुराने रूल्स हैं उनको भी हमें चेंज करना पड़ेगा विद आवर स्मार्ट रिसर्च. तो अगर हम बात करते हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के बीच में कनेक्शन की, तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. कि फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स, क्योंकि जो भी आपके लॉज होंगे वो आप डराइव किस में करेंगे? वो आपके ऑब्वियसली वो आपके मैथ्स में ही डराइव करेंगे. मैथमेटिक्स की प्रॉपर नॉलेज अगर आपके पास नहीं है और स्पेशली जो आपकी 11th क्लास की मैथमेटिक्स है उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप जो भी आपके फिजिक्स के लॉज हैं उनको आप प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे एंड कहीं ना कहीं आपको ओनली लर्न करना पड़ेगा. सो एंड फिजिक्स इज़ नॉट फॉर लर्निंग, इट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग. मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किस तरीके से, उसको समझने के लिए एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल देखते हैं. सो टू से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन two masses is proportional to the product of the masses and is inversely proportional to the square of the distance apart. अब ये आप देख के समझ रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है. ये एक्चुअली यहाँ पर जो अभी आपने अभी रीड आउट किया वो कुछ नहीं है, इससे दो बॉडी जिनका मास m1 m2 होता है उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, ये उसी पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैंने थियोरेटिकली फॉर्म में लिखा हुआ है. अगर आपको फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स पढ़नी पड़े तो उस केस में आपको हर एक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो इट वुड बी वेरी वेरी टीडियस एंड कॉम्प्लेक्स टू लर्न फिजिक्स विद ओनली स्टेटमेंट्स. ओके. अब इसकी जगह अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं सो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर आर स्क्वायर. ओके. So techniques of mathematics such as algebra, trigonometry and calculus can be used to make predictions from the basic equations. तो obviously बात है कि आपको algebra हो गया, trigonometry and calculus, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए. अगर आपको इन मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में थोड़ा बहुत भी डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आने वाली हमारी जो वीडियोस हैं एडू लैंटर्न चैनल में, तो उसमें आपको एक मैथमेटिकल टूल्स करके आपको वीडियोस मिल जाएंगी. सो बच्चा लोग, if you understand the content of this video, then please like, share and subscribe so that you may just get the update of our next videos.